हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। जो केमिकल काइनेटिक्स है वो इस चैप्टर की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है नेट में, गेट में और आईआईटी जैम के लिए। ठीक है, पहले आज इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हर टॉपिक के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है। और एंड में हम आईआईटी जैम, गेट और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। केमिकल काइनेटिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी? हमने ये बेसिकली हम इसमें स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या स्टडी करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, कि इस रिएक्शन की क्या स्पीड है, किस स्पीड से ये रिएक्शन जो है वो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि हाँ, ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है एट गिवन टेम्परेचर, प्रेशर, राइट। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स की H2 प्लस O2 इट कैन बी चेंज इनटू वाटर एट रूम टेम्परेचर। पर जब एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब देखा गया कि ये रिएक्शन होती ही नहीं है। एक्चुअली जो ये रिएक्शन है वो इनडेफिनेट टाइम लेती है कंप्लीट होने के लिए। तो हमें बहुत जरूरी होता है कि इस रिएक्शन की क्या स्पीड है, किस टाइम पे ये कंप्लीट हो वो पता हो। ठीक है, तो अगर हम एक केस लेते हैं, इससे हमें ये पता लगा कि कितना इंपॉर्टेंट है काइनेटिक्स। ये नहीं है कि हमने एक रिएक्शन रख दी, उसको टाइम ही नहीं पता वो कितने घंटे में कंप्लीट हो रही है, कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। कोई भी रिएक्शन का रेट कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे हमने कोई रिएक्शन ली, ए उसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, उससे हमें पी मिला। ठीक है, तो ए से हमें पी मिला, इसका जो रेट हुआ वो कैसे डिफाइन करेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी। मतलब ए का डिक्रीज होना विथ टाइम, वो क्या होगा? इस रिएक्शन का रेट। और इस रिएक्शन का रेट हम कैसे लिख सकते हैं? इज आल्सो इक्वल टू dp बाई dt। ठीक है, ये भी इस रिएक्शन का क्या होगा? रेट होगा। अब ये माइनस क्यों आया? क्या रेट नेगेटिव भी होता है? आंसर इज नो, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये माइनस क्या डिफाइन करता है? ये जो माइनस है वो डिफाइन करता है कि जो कंसंट्रेशन है ए की वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है विद टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद टाइम। टाइम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जो इसकी ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने इसको लिखा, जो ये रेट है वो क्या है? प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये वाला जो रेट है वो कौन सी फॉर्म में? रिएक्टेंट के फॉर्म में। अब स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन ए की ए है और प्रोडक्ट की क्या है? 0 है। फिर कुछ टाइम एट टी 0। अब कुछ टाइम के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई और इसकी जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है और इसकी इंक्रीज हो रही है, तो ये नेगेटिव साइड आएगा। फाइन, अब हम डिस्कस करते हैं किसी भी रेट, जो रेट है ये तो हमें पता लग गया, इसके ये डी ए बाई डी टी है। अब कोई भी रिएक्शन है उसका रेट कैसे फाइंड आउट करना है? इसे हम कैसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे इसके यूनिट, रेट के यूनिट। ठीक है, रेट जो है वो क्या है? माइनस डी ए बाई डी टी या dp बाई डी टी अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में गए। इसके क्या यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स का हमें हमेशा आइडिया होना चाहिए। और आगे हम रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे, उसके तो यूनिट एज सच पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसका जो रेट है उसका यूनिट, ये क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के क्या यूनिट होते हैं? कंसंट्रेशन के अलग अलग यूनिट होते हैं। यहाँ पे हम मोलैरिटी की फॉर्म में कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, तो मोलैरिटी की फॉर्म में आ जाएगी यहाँ पे मोल पर लीटर। ठीक है, मोलैरिटी इज हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी की टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं, तो वो यूनिट हो गए मोल पर लीटर। अब टाइम के क्या यूनिट होते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड। तो वी कैन से कि जो रेट के यूनिट है वो क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गए यूनिट रेट के। ओके, अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, और वी कैन आल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ कि अब ये तो हमें पता है कंसंट्रेशन है,
कंसंट्रेशन के तो अलग अलग यूनिट हो सकते हैं। कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी की टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, मोलैलिटी की टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, अगेन नॉर्मेलिटी की टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक समझना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, तो इसको वी कैन आल्सो राइट इन टर्म्स कि हाँ कि कंसंट्रेशन, ठीक है, सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट होते हैं रेट के। फाइन, अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि कोई भी किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। कोई भी रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन की पावर n। आगे जाके देखते हैं। और जो ये n है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी A to A B, यहाँ से हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब इसका मैं रेट कैसे लिख सकती हूँ? रेट इज इक्वल टू K, ये क्या है? रेट कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट A द पावर X B द पावर Y, और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये होगा ऑर्डर। अब ये x और y कहाँ से आएंगे? क्या वैल्यूज है x और y की? अब इस x और y की वैल्यूज जानने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए क्या एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन सी होती हैं। देखो, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एलिमेंट्री, ठीक है, सेकंड होती है कॉम्प्लेक्स। अब एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। कोई भी रिएक्शन जो सिर्फ एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। फाइन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या कौन सी होती हैं? जिनको कंप्लीट होने में जो मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन होती हैं, ठीक है, जो कितने ही स्टेप्स में रिएक्शन होती होगी, ठीक है। अगर तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, अगर ये जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसके जो x और y की वैल्यू क्या होगी? जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, जैसे a का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, और b का जो कोफिशिएंट है y वो क्या है? 1 है, ठीक है। इफ एलिमेंट्री, अब हम किसी भी रिएक्शन को देख के तो बता नहीं सकते कि ये एलिमेंट्री है या नहीं है, ठीक है। तो जो अब फिर रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a द पावर स्क्वायर और b, ओके। बट अगर कॉम्प्लेक्स है, फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है? ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्री है उसमें जो ऑर्डर होता है वो हम एज सच लिख सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो डिपेंड करता है कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है उसमें देखते हैं कैसे होता है। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है उसका क्या मतलब होता है कि यार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन है। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब ये है कि 2A से B प्रोडक्ट सिंगल स्टेप में नहीं बनेगी, मतलब बीच में एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होएगी, उसके बाद जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब वो अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स में रिएक्शन होती होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको ऐसे एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2A ले लिया, फिर मैं ऐसे रिएक्शन करवा सकती हूँ कि A प्लस A कुछ बन जाए, C बन जाए, ठीक है, फिर C जो है वो B से रिएक्ट कर रहा हो, फिर प्रोडक्ट बन रहा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग द जनरल एग्जांपल कि ये है कि हाँ ये जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है? 2 स्टेप्स में हो रही है। अब इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? अब ये हो सकता है कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? फॉर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन द रेट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप। किस पे डिपेंड करता है? स्लो स्टेप,
ये इंपॉर्टेंट है कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप, ठीक है, जो भी इनमें से स्लो स्टेप होगा उस पे। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि ये हमें इसलिए तो हम कहते हैं जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली। हम एक्सपेरिमेंटली पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप है, या कौन से रिएक्टेंट पे जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है, कितना डिपेंड कर रहा है। ऑर्डर बेसिकली यही डिफाइन करता है ना। अगर हम इसकी बात करें, जब हमने यहाँ पे लिख लिया था कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है और यहाँ पे A2 और B1, तो ऑर्डर क्या था, 2+1 3 था इसका ऑर्डर। तो हमें ये पता लगता था कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर इनटू ए की कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर और बी की पावर 1 पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इसकी बात करें, मैंने बोल दिया कि ये वाला जो स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए द पावर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटली है। हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, इसका जो रेट है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। फाइन, ओके। अब हम बात करते हैं के की। के क्या है, के जो था वो क्या था, रेट कांस्टेंट, ठीक है। हमने देखा था जो रेट है वो के की पावर, के पे भी डिपेंड करता है ना, के पे भी डिपेंड करता है। इसको हमने बोला था रेट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एवरी रिएक्शन हैज इट्स ओन, हर रिएक्शन का अपना हैज ओन के वैल्यू, हर रिएक्शन की अपनी एक के वैल्यू होती है, हर एक रिएक्शन की के वैल्यू होती है। इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो के वैल्यू है हर रिएक्शन की अपनी अपनी होती है और इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर क्या लिया है इस रिएक्शन का, उस अकॉर्डिंगली के की वैल्यू डिपेंड करेगी। क्योंकि हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वो क्यों होता है वो आगे वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। और जो के की वैल्यू है वो कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, उनका क्या रिलेशन है वो भी आगे वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अब हम एक चीज जो लास्ट आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एक चीज जो रह गई वो है कि मान लो हमने कोफिशिएंट इंक्लूड किए हैं ए दी पावर बी के, और हमें यहाँ से C प्लस डी मिल रहा है, ठीक है। इसका जो रेट है वो क्या होगा, वो तो एक्सपेरिमेंटली पता लगेगा कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, पर हम इसके रेट को कैसे लिखेंगे कि माइनस dA/dt, ठीक है, माइनस dA/dt, पर इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि रेट हम सिर्फ एक मोल के विद रिस्पेक्ट लिखते हैं। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/b दैट टू डिक्रीजिंग dV/dt, ठीक है, इज आल्सो इक्वल टू, यहाँ पे नहीं आना, dC/dt इज इक्वल टू 1/d/dt, ओके, इसके इक्वल होगा। फाइन, ये हो गया रेट। ये जो इसका रेट है वो हम सिर्फ 1 मोल के विद रिस्पेक्ट ही लिखते हैं। तो वी विल राइट -1/a dA/dt इज इक्वल टू -1/b dA/dt इज इक्वल टू 1/c dC/dt 1/d dd/dt, ओके। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, इफ आई टॉक अबाउट ओनली द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, अब इसका जो रेट है वो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो रेट है इज इक्वल टू K A द पावर x, हमें नहीं पता अब x क्या होगा, इज इक्वल टू इंटू सॉरी b द पावर y, हमें नहीं पता y क्या होगा, ठीक है। ये हो गया इस रिएक्शन का रेट, जिसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/dA/dt इज इक्वल टू K A द पावर x b द पावर y, राइट। अब dA/dt जो है वो क्या होता है, अगर हम सिर्फ dA की हम बात करें कि dA
कैसे डिक्रीज हो रहा है, फाइन, कि जो ए है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर द रेट ऑफ रिएक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए. ठीक है, ये वाली चीज ना हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब यूज आएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी. ठीक है, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए मतलब कैसे डिक्रीज हो रहा है, वो उस केस में हमने कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करना. फिर हम क्या बोलेंगे कि जो ये ए है वो इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा ए दी पावर एक्स बी दी पावर वाई. फाइन, डी ए बाई डी टी. इफ वी टॉक अबाउट डीवी बाई डी टी क्या होगा, वो भी ये रेट है, ये पूरा क्या है, रेट है. लेकिन अगर हमने बात करनी हो कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी, कैसे बी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो रेट क्या है, ये पूरा रेट है 1 by b dv by dt is equal to k a the power x b the power y. ठीक है, अब हमने dv by dt निकालना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, b उधर चला जाएगा, k a the power x b by b. Now this is not a rate, this is a decrease of b, मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी, मतलब बी कैसे रिएक्शन में डिक्रीज हो रहा है. सेम वे वी कैन आल्सो फाइंड द इंक्रीज ऑफ सी विद टाइम एंड आल्सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी विद रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी आल्सो. ओके, तो आज की क्लास में यही स्टॉप कर रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आई आल्सो टेल कि हम कैसे डाटा को यूज करके एक्सपेरिमेंट डाटा को एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे. वो वैसे वाले क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. Thank you very much.